नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं पीडीआई यानी प्राइम डिबेट इंडिया। जम्मू कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा बलों को नरवाल बम ब्लास्ट केस में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि लश्कर तैयबा के एक आतंकवादी को नरवाल ब्लास्ट समेत हुए कई और धमाकों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू के नरवाल में हाल ही में हुए दोहरे विस्फोट की जांच के दौरान रियासी जिले के निवासी आरिफ को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक आईडी भी बरामद की गई है जिसे परफ्यूम की बोतल के अंदर लगाया गया था। दिलबाग सिंह ने कहा कि आरिफ कथित तौर पर अपने पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर काम कर रहा था और वैष्णो देवी तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस में हुए ब्लास्ट में भी वो शामिल था और ये बात उसने खुद स्वीकार की है। वहीं उसने 21 जनवरी को जम्मू के नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर में दोहरे विस्फोट में भी अपनी भूमिका स्वीकार की है, जिसमें 9 लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें कि इस कोशिश को भी नाकाम बनाया था जम्मू कश्मीर पुलिस ने, जिसके बाद पाकिस्तान के हैंडलर से जिसे आज गिरफ्तार किया गया है, जिस आतंकी को जिसका नाम आरिफ है, जो कि आरईटी का एक टीचर बताया जा रहा है, रहबर तालीम से जुड़ा हुआ टीचर बताया जा रहा है, और उसके बाद अब उसका एलईटी से संबंध होने का सबूत भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा डीजीपी दिलबाग ने कहा और साथ ही कहा कि पाकिस्तान से उसके ताल्लुक है, क्योंकि जो हैंडलर्स थे उससे उसका ताल्लुक है, जो उसने खुद स्वीकार किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस आतंकी को मीडिया के सामने भी रखा, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और डीजीपी जम्मू कश्मीर ने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको सुनाएंगे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज चर्चा प्राइम डिबेट इंडिया में। लगभग 3 साल से ये पार जो हैंडलर हैं दहशतगर्दी को चलाने वाले जो लोग हैं लश्कर तैयबा के, उनके साथ इसका तालमेल है। आईडीज वहां पर जगह जगह पर लगाने का इनका मंसूबा था, उसको नाकाम किया गया। इसका मामा काफी सालों से कराची पाकिस्तान में जाकर के सेटल हो रखा है। वो भी रियासी का रहने वाला है। काफी लंबा अरसा पहले वो पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है और आज पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जननी जो है उसका साथ दे रहा है, उसका समर्थक, उनका सपोर्टर है। तो भारत में रह के पाकिस्तान जो कि दहशतगर्द की जननी है उसका समर्थन कर रहा हुआ शख्स जिसे गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें सामने आई। आइए आपको तफसील के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें दिखाते हैं कि नरवाल ब्लास्ट और इसके अलावा कई और ब्लास्ट को लेकर आरिफ जिसे गिरफ्तार किया गया उसको लेकर क्या कुछ कहा गया और धमाके पर क्या कुछ तफसील दी गई है, जानकारी दी गई है। सबसे पहले आइए तफसील से सुन लेते हैं ये रिएक्शन डीजीपी का। 20 की रात को जो 21 की सुबह फटे और दोनों आईडीज के बीच में 20 मिनट का वक्फा इस तरीके से रखा गया कि जब पुलिस के लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहां पर इमीडिएटली रश करते हैं, पहुंचते हैं, तो उनका बड़े से बड़ा नुकसान किया जा सके। और पहले में जब दुकानें खुलें, लोग जो दुकानदार आसपास अपना काम कारोबार करने वाले हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। मगर पुलिस ने अपनी एसओपीज का पालन करते हुए अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया और उस एरिया को अच्छे से सैनिटाइज किया, जिसकी वजह से पहली आईडी में 9 लोग जख्मी हुए, मगर दूसरी आईडी जिसका निशाना ये था कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो मौके पर आए उनको टारगेट किया जाए, एसओपी का पालन करते हुए उस नुकसान को बचाया जा सका। वरना पुलिस ने बड़ी मेहनत के साथ आरिफ नाम के दहशतगर्द को पकड़ा है जो रियासी का रहने वाला है, और इसकी तफ्तीश और इंटेरोगेशन के दौरान ये पता भी चला कि ये आज से नहीं बल्कि पिछले लगभग 3 साल से ये पार जो हैंडलर हैं दहशतगर्दी को चलाने वाले जो लोग हैं लश्कर तैयबा के, उनके साथ इसका तालमेल है। इसका मामा काफी सालों से कराची पाकिस्तान में जाकर के सेटल हो रखा है। मामे के जरिए इसके साथ राब्ता हुआ और फिर एक दहशतगर्दी तंजीम को जो पार से चलाने वाला कासिम नाम का आदमी है, वो भी रियासी का रहने वाला है। काफी लंबा अरसा पहले वो पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है और आज पाकिस्तान की
दहशतगर्दी की जननी जो है उसका साथ दे रहा है, उसका समर्थक, उनका सपोर्टर है और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पाकिस्तान में बैठ करके यहां पर करवाता है। कहां से कार्रवाइयां, कहां से ये रिमोट चल रहा है, इसकी जानकारी डीजीपी दे रहे थे। तो अमन को भंग करने की नापाक कोशिश इसे कहा जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो कि बहुत सेंसिटिव है और पाकिस्तान की तरफ से वक्तन फवक्तन हमने देखा कि दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है, दरअंदाजी की कोशिश की जाती है, घुसपैठ कराने की भी कोशिश की जाती है। और हमने ये भी देखा कि बार बार सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या उनकी तरफ से, इस कोशिशों को नाकाम भी किया जाता रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीवी स्क्रीन पर खास मेहमान नजर आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले तारुफ करा दे, AK अटारी साहब भी हैं जो कि फॉर्मर DIG हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आपका स्वागत करते हैं। इसके अलावा जावेद बेग साहब हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर इस डिबेट का हिस्सा हैं, आपका वेलकम करते हैं। और इसके अलावा एक और खास मेहमान टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, रविंद्र शर्मा साहब जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक है आपका का खैर मकदम। इसके अलावा लीगल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे बीच मौजूद हैं इरफान हफीज लोन साहब, आपका भी वेलकम करते हैं इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। AK साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को लेकर आपसे कुछ देर पहले आप DGP का रद्द-ए-अमल और बयान सुन रहे थे। अभी जो बड़ी गिरफ्तारी हुई है एक पाकिस्तानी एक गिरोह से, लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखने वाले शख्स जिसका नाम आरिफ बताया जा रहा है, जिसका ताल्लुक जम्मू के रीजन रियासी से है, उसे गिरफ्तार किया गया है। और जो कि नरवाल बम ब्लास्ट, जो कि ट्विन बम ब्लास्ट हुआ था, दोहरा बम ब्लास्ट था ये, उसमें मुलव्विस होने की बात उसने खुद कबूल की है। इसे कितनी बड़ी कामयाबी मान रहे हैं आप? मैं सबसे पहले तो DGP साहब को और उनकी सारी पुलिस को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो बम ब्लास्ट में जो अक्यूज्ड इन्वॉल्व थे नरवाल में, और उनको पकड़ा है। और इससे सिर्फ आने वाले में अगर इसको नहीं पकड़ा जाता तो हो सकता है कि वो इस तरह की जो वारदात और अंजाम देता। तो मुझे लगता है कि इसके पकड़े जाने वाली एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है जम्मूइट्स के लिए भी, और पुलिस जो है इसके मुबारकबाद के लिए इसके लिए हकदार है। तो बड़ी कामयाबी आप इसे से ताबीर कर रहे हैं। साथ ही साथ आप ये कह रहे हैं कि ये जो कामयाबी हासिल की इसके लिए पुलिस को मुबारकबाद देना जरूरी है। सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जावेद बेग हैं, मौजूद हैं। आप जावेद बेग, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोशिशें की जाती रही हैं और जैसा कि फॉर्मर DGP साहब ने, DIG माफ कीजिएगा, DIG साहब ने कहा कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं पुलिस के अफसरान जिन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, और अगर ये कामयाबी हासिल नहीं होती तो सी बात इससे और बड़ा नुकसान हो सकता था। बिल्कुल सना, मैं हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्टीट्यूशन को मुबारकबाद देना चाहूंगा। जिस तरीके से उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए इस दहशतगर्द को बहुत जल्दी दबोचा। एक तो ये इंसानियत का नुकसान करता और साथ ही साथ ये जम्मू में कम्युनल राइट्स कराने के इनके मंसूबे थे, जो मैं आज दिन से पढ़ रहा था या जो मैंने बयानात सुने। ऐसे दहशतगर्द जो हमारे सिस्टम में बैठे हुए हैं, बड़े मुझे लगता है ये बड़े दुख की बात है। हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है और हमें हमारे जो पॉलिसीज है उनको थोड़ा सा अपग्रेड करने की जरूरत है। ये पहली बार नहीं है, लास्ट ईयर मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड लाना चाहूंगा, लास्ट ईयर टीटवाल का जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहां से भी एक जो RET टीचर है उसे पकड़ा गया, जिसके पास से एक तो नारकोटिक्स निकला था और आर्म्स और एमुनिशंस निकले थे उसके पास। ये बड़ा गंभीर जो है सिचुएशन है। इट्स अ चैलेंज फॉर अस। ये कोई आउटसाइडर नहीं है, ये तो हमारे जम्मू कश्मीर का एक नागरिक है जो नफरतों में गर्क होकर, जो इंडोक्ट्रिनेशन का शिकार हुआ है और हमारे सिस्टम में रहकर हमारे सिस्टम को खोखला कर रहा है। और साथ ही साथ हमारे जम्मू कश्मीर जो इस वक्त पीस प्रॉस्पेरिटी की ओर चला जा रहा है, वहां पे ये अपने इस नापाक इरादों से एक तो इंसानियत का नुकसान तो ये करता ही, दहशतगर्दी इंसानियत के नुकसान के लिए ही बनती है, लेकिन साथ ही साथ जम्मू के एटमॉस्फेयर को, क्योंकि इसने वहां की पवित्र जगहों को जो है टारगेट किया था, जो हमारी विष्णु देवी जियारत है, ऐसी पवित्र जगह पे इन्होंने जो टारगेट बनाया हुआ था, आप समझ सकते हैं जो पार्क के हैंडलर्स है, जिनकी ये रणनीति रही है, जिनकी ये सोच रही है कि जम्मू कश्मीर में जो कम्युनल हार्मनी है उसको कैसे नुकसान पहुंचाए। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है।
इसमें हमें एक कदम आगे सोचना है। उनकी जो सोच है वो हमारे जम्मू कश्मीर के भाईचारे को तोड़ने की है, लेकिन हम बड़े खुश हैं कि हमारे जो यहाँ पे इदारे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का जो इदारा है सबसे बड़ा रोल है। आई कमेंड आर JNK पुलिस इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने बहुत ही जल्दी इस नापाक क्योंकि काम 21 को, जनवरी का ये रोका। मामला है और 21 जनवरी के बाद आज 2 फरवरी हो रही है, तो जाहिर सी बात है इसे बहुत जल्दी ही माना जा रहा है कि इतनी जल्दी इसकी गुत्थी एक तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुलझा ली है। रविंद्र शर्मा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हिंदुस्तान की अमन शांति को भंग करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार साजिश की जा रही है और आज इस साजिश का पर्दाफाश कहीं ना कहीं हुआ है। आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। देखिए, ये साजिश तो जानी मानी है, ये आज से नहीं है, 47 से ही है, लेकिन 90 से लेकर के आतंकवाद के बीच बहुत बड़ी उपलब्धियां रही हैं, इसलिए आतंकवाद की कमर जो है आस्ता आस्ता तोड़ी गई है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि फिर भी वो स्ट्राइक कर जाते हैं। जम्मू शहर में भी इस तरह की वारदात हुई, राजौरी में 1 जनवरी को इतनी बड़ी माइनॉरिटी की किलिंग हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेस जवानों की, चाहे वो आर्मी है, पुलिस है, CRPF है, सेंट्रल फोर्सेस है, उनका तो सराहनीय काम है, कुर्बानियां देते हैं, वो बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, हम उनका हमेशा जो है वो सराहना करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ चुनौती बहुत बड़ी है। और हाल ही में जो दावा किया गया था कि जम्मू सूबा जो है वो मिलिटेंसी से क्लियर हो गया, 31 दिसंबर को यह दावा किया गया और 1 जनवरी को जो है बहुत बड़ा हादसा हुआ। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है और ये जम्मू के शहर के बीचों बीच अगर इस तरह की वारदात हुई है तो मैं यही कहूंगा सतर्कता की जरूरत है, अलर्टनेस की जरूरत है। और उस वक्त राहुल गांधी की यात्रा जो है वो कठुआ से जम्मू की तरफ रवाना थी और उसके बीच में हाई सिक्योरिटी में इस तरह के 2 बम ब्लास्ट हुए, जिनको देखने हॉस्पिटल भी हम गए, दिग्विजय सिंह जी और जयराम रमेश जी भी। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन हम सिक्योरिटी फोर्सेज और उनका हमेशा पीठ थपथपाते हैं, उनकी बहादुरी की, उनकी मेहनत की। लेकिन साथ साथ यह है कि सतर्क रहने की जरूरत है। इन चुनौतियों को मिलकर के हमने लड़ना है। आतंकवाद के विरुद्ध, पाकिस्तान के विरुद्ध हम एक हैं और उसके खिलाफ कोई भी कदम जो उठाया जाए उसके लिए हम बिल्कुल साथ हैं। इरफान हफीज लोन साहब, बहुत सतर्कता होती है और जैसा कि रविंद्र शर्मा साहब, इरफान साहब, रविंद्र शर्मा ये कह रहे थे और हम ये जानते हैं कि उस दिन भारत जोड़ो यात्रा की भी जम्मू और कठुआ में इसकी एंट्री हुई थी और उस वक्त ये धमाका हुआ था, तो सिक्योरिटी को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे। सतर्कता की जरूरत है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना सतर्क रहने के बावजूद भी इस तरह के वारदात जो है हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर पुलिस की कामयाबी की बात करें तो पुलिस की कामयाबी हमारे सामने है। आपका बयान और आपका स्टैंड क्या है, इस पर बताइएगा। देखिए, मुझे लगता है सब अमन पसंद लोगों का स्टैंड यही है कि जो गोली है, जो मैंने इससे पहले भी कहा कि गोली हमेशा दर्द लाती है। वो हम कहते हैं कि ब्लड स्पीक्स वन लैंग्वेज, दैट्स ब्लड, एंड ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट्स डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। और उस डेथ एंड डिस्ट्रक्शन से मिजरीज, ट्रामा, किसी माँ का बेटा खो जाता है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, हमारी किसी बहन का भाई खो जाता, तो कोई वायलेंस को जस्टिफाई नहीं करेगा। जो भी पुरअमन एक रेस्पॉन्सिबल आदमी होगा वो कभी नहीं करेगा। तो हम यही चाहते हैं कि हर समस्या का बातचीत से समाधान हो और जो भी कोई वायलेंस है उसकी कोई जगह नहीं है। हाँ, जहां तक मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको बताना चाहूंगा सना जी, और आप भी इसे बिल्कुल you will be alive of this fact कि लॉ ये कहता है, सेटल्ड लॉ है कि a person is presumed to be innocent till his guilt is proven, that too beyond reasonable doubt। उसका मतलब हुआ कि एक शख्स जिस पे कोई आरोप है ये निर्दोष माना जाता है जब तक ना इसे ट्रायल के बाद इसको साबित हो जाए इसके खिलाफ जुर्म, तब तक लॉ ऑफ द मुल्क हमारा कहता है कि वो इनोसेंट माना जाता है। तो मैं समझता हूं कि इसके साथ साथ अगर पुलिस की प्रशंसा करते हैं कि भाई उन्होंने एलिजली कोई जो इन्वॉल्व था उसको पकड़ लिया, हम चाहेंगे पुलिस को ज्यादा अच्छा रहता कि जो भी यहां पर हमने देखा टारगेट किलिंग्स हो गई, राजौरी का आपने देखा अनफॉर्चुनेट हैपनिंग हो गई, आप देख रहे हैं कि कितनी ऐसे इंसिडेंट्स अनफॉर्चुनेट जहां पर ब्लड शेड हो जाता है।
तो पुलिस का ज्यादा यहाँ पर इतना इंटेलिजेंस है, बाकी चीज है, इतने लाखों में लोग डिप्लॉय है यहाँ पर, जी। तो कोशिश ज्यादा अप्रिसिएशन ये होनी चाहिए कि अगर आप उसको पहले प्रिवेंट करें, ये नहीं कि जब ये सब हो जाता है और उसके बाद आप कहते हैं कि हमने कल्प्रिट्स को किसी को जी उसको ही इज ब्रॉट टू द जस्टिस। उससे पहले अच्छा होता कि अगर ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये रहती कि इस कोई भी हैपनिंग जो है उसे प्रिवेंट किया जाता, रोका जाता, वो कामयाबी मानी जाती। ठीक है। एक ही साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी। इरफान साहब ने जो बात कही उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन है वो हम सब जानते हैं और जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाता है, ये सिक्योरिटी एजेंसियां और कई सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं। जैसे कि इरफान लोन साहब ने कहा कि ऐसा हो ना, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और जो अभी हुआ है आरोपी की बात भी उन्होंने कही कि एक आरोपी है, कथित तौर पर एक आरोपी है, तो उसे आतंकी की तरफ उनका शायद खुले तौर पर उन्होंने नहीं बात कही, लेकिन ये कहा कि वो आरोपी है। लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के वाकये, इस तरह के धमाके होते हैं तो उस पर ही कोशिश करनी चाहिए कि इतनी सिक्योरिटी टाइट हो, इतना इंटेलिजेंस प्रूफ तमाम चीजें उनके पास हो, ताकि ऐसे वाकयात जो है, ऐसी घटनाएं घटित ही ना हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर चीज को फुल प्रूफ नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा हमारी स्टेट है, हमारा से यूटी है जम्मू कश्मीर, और अगर ये कहा जाए कि पुलिस हर एक जगह का जो ख्याल रखे, इतने क्राउडेड प्लेसेस, हमारे बस स्टैंड है, नरवाल एरिया है और बहुत से ऐसे एरिया है, तो हर चप्पा पे इंच पे सिक्योरिटी नहीं लगा जा सकती। ये बात ठीक है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर ऐसी चीजों को होने से रोका जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ये बड़ा जरूरी है कि लोगों का सपोर्ट होना, लोगों में अवेयरनेस होना। और जब भी कहीं ऐसा देखा गया बहुत सी जगहों पे, जब भी कोई इस तरह की सस्पेक्ट, इस तरह की कोई चीज मिलती है, कहीं किसी ने आईडी रखा है या कोई बम रखा है या कोई और चीज है, तो पुलिस को बताते हैं और पुलिस उसमें जो है वो इंटरवीन करती है। तो उसके लिए लोगों को भी पुलिस को कोऑपरेट करना पड़ेगा। पुलिस की कुछ एक लिमिटेशन इन द सेंस ये है कि कोई इतनी ज्यादा फोर्स नहीं है कि जो हर एक एरिया को, हर एक जगह को कवर कर सके। और बाकी रहा सवाल इसका कि ठीक है सब पकड़ा है किसी को जी, और ये जो ला ये कहता है कि सब जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता, उसको चार्जशीट नहीं लग जाती, तो आप नहीं कह सकते कि सब वो अक्यूज्ड है। वो ठीक है, वो तो सेटल्ड ला है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पुलिस से ये एक्सपेक्ट करना कि सब वो हर एक इस तरह का इंसिडेंट जो है, जो मिलिटेंट से रिलेटेड है, कश्मीर में वैली में जो है बड़े क्राउडेड एरियाज भी हैं, और अगर इन साइड कहीं कोई कर देता है या इतनी वाइट इंस्टॉलेशन है या कोई पब्लिक प्लेसेस है, तो पुलिस तो अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशंस लेती है, पूरी कोशिश करती है। पूरी पुलिस तो हमेशा चाहेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा चाहेंगी कोई भी इस तरह का अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो जी। तो उसके लिए यही है कि पब्लिक भी कोऑपरेट करे, और जैसा ये एक्सपेक्ट करते हैं हमारे लोअर साहब, तो तब मुमकिन हो सकता है कि साहब ये। तो आपको लगता है कि पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है क्या? मतलब इस तरफ इशारा आप कर रहे हैं, एजुकेट और अवेयर करने या की फिर सभी के जरूरत है। सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं? हाँ नहीं, सपोर्ट तो सभी का होना चाहिए। मेरा ये कहना है, मानना है कि जब ये मिलिटेंसी का आगाज हुआ था कश्मीर में जी, तो मैं वहां पोस्टेड था, और मैं जहां भी कुछ अफसर हम पोस्टेड होते थे या अभी भी जो होंगे, वो अपने एरियाज पे जब मालूम है कि हमें टेररिज्म है जी, तो हम लोगों को एजुकेट करते हैं, चाहे मीडिया के थ्रू आगे, चाहे इसमें सोशल मीडिया के थ्रू एजुकेट करते हैं या दूसरे साधन से एजुकेट करते हैं लोगों को। भाई साहब अगर आपको कोई चीज इस तरह की मिलती है, जैसे उन्होंने बताया कि नरवाल में वो पड़ा था कुछ, काफी देर से कुछ पड़ा हुआ था, तो उसमें किसी ने रख दिया, जी। तो उसके बाद एक दूसरी आईडी लगा दी। तो अगर वहां के लोगों को ये थोड़ी एजुकेशन होती, एजुकेट होता, बताया गया होता कि भाई कोई अगर आपको कोई मशकूक चीज मिलती है तो फौरन आपको पुलिस तो ये तो सभी लोग आज मौजूदा वक्त में तो ये सभी बच्चे ये जानते हैं एक हिसाब की, अगर कुछ मशकूक चीज हो तो उसे छुआ ना जाए और उसके बारे में जानकारी दी जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीजें हैं, ये जो पड़ी हुई थी नरवाल में, दैट मीन्स के तो अननोटिस्ड रही है ना, किसी ने इसको देखा नहीं, किसी ने इसको ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और एक इरफान साहब, हो गया।
इरफान साहब, ये कलेक्टिव एफर्ट की बात कर रहे हैं एके साहब, जो कि एक वक्त तक कमान उनके हाथ में भी रही और उन्होंने पूरे व्यवस्था को, सिस्टम को संभाला। वो अपने तजुर्बे के साथ ये कह रहे हैं कि पुलिस तो हर तरफ चौकन्ना रहती है, लेकिन ये सिर्फ पुलिस के एफर्ट की बात नहीं है, सभी के एफर्ट की बात है। अगर हमारे बीच का कोई शख्स बाहर बैठे पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही कोशिशों का सहारा बनकर भारत में इस तरह की दहशतगर्दी को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें यहाँ के एफर्ट की भी जरूरत है। इनका ये कहना है कि इसकी इंफॉर्मेशन की जानकारी लोगों को भी देनी चाहिए लोगों मेरा को। नाम मैडम अशोक कुमार अत्री है, ये बता दें अशोक है, एक से लोगों को कन्वे नहीं हो रहा कि भाई कौन बोल रहा है। कोई बात नहीं, अशोक कुमार अत्री साहब, क्योंकि हमारा विंडो बहुत छोटा होता है ना, तो पूरा नाम आता नहीं है, इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है आपका नाम। माफी के साथ मैं बोल दिया करूंगी बीच बीच में अशोक साहब। इरफान साहब, आपने सवाल सुना? जी जी मैम, हाँ। मैंने सुना सवाल। हाँ, देखिए, एक चीज हमें ऑनेस्ट होना चाहिए कि जब हम कलेक्टिव एफर्ट्स की बात करते हैं और अगर हम वाकई सिंसियर है कि जो ये वायलेंस है, बहुत सारे इसने दिस वायलेंस हैज कंज्यूम्ड थाउजेंड्स ऑफ प्रेशियस लाइव्स, तो इसको अगर वाकई हम चाहते हैं इसका खात्मा हो, तो एक सिंसियर, एक पीस लविंग सिटीजन होने के नाते मैं आपसे ये कहूंगा कि हमें, जहां अगर हम कहते हैं कि भाई इसमें पड़ोसी देश की भी एक भूमिका है, तो मुझे लगता है कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि इसका जो बेसिक रूट कॉज है, हमें उसे भी एड्रेस करना चाहिए। अगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पड़ोसी देश का इसमें रोल है, तो हमें या कोई इसके पीछे एक राजनीतिक जो है एक मसला भी है, तो उसमें हमें ये क्योंकि जो पड़ोसी देश है, आपको मालूम होगा, उनका हमेशा ऑफिशियल जो फॉरेन पॉलिसी रही है, उनका हमेशा ये रहा है कि हमारा मॉरल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, जहां पर कोई स्ट्रगल हो रही है जी, हमारा मसला हल किया जाए, ये उनका है जी। तो मुझे लगता है अगर वाकई हम चाहते हैं कि इन चीजों से हमें छुटकारा मिले, तो मुझे लगता है हमें उस बेसिक रूट कॉज को एड्रेस करना चाहिए और पड़ोसियों से, उस मुल्क से हमें बातचीत शुरू करनी चाहिए, और जो कश्मीर का असली मुद्दा है उसे हल करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम कश्मीर समस्या का समाधान करेंगे, तो मुझे लगता है किसी का भी इस जो वायलेंस है, दो आई पर्सनली आई एम पीस लविंग, मैं कभी वायलेंस को प्रेफर नहीं करता, मैं पीसफुल स्ट्रगल को ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड मानता हूं, लेकिन अगर वाकई हम इससे छुटकारा लेना चाहते, तो मुझे लगता है, मेरी सोच है कि हमें उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए। अगर इन तमाम चीजों से छुटकारा पाना है भारत को, खासकर जम्मू कश्मीर को, तो पड़ोसी देश जो कि इस वक्त दहशतगर्दी की जननी के तौर पर, जैसे कि डीजीपी साहब ने भी कहा कुछ देर पहले जो हम बयान सुनवा रहे थे, तो क्या उनसे बातचीत करने की हक में है आप भी? जैसे इरफान हफीज लोन साहब ये कह रहे थे कि जो रूट है वही जड़ को खत्म करने की जरूरत है, जड़ पर पहुंचने की जरूरत है, और जड़ पर जब तक जाएंगे नहीं तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। इरफान साहब का ये कहना है, आपका क्या रद्द-ए-अमल? देखिए, कौन इस चीज के खिलाफ था? हिंदुस्तान ने हमेशा ये कोशिश की कि पाकिस्तान को समझाया जा सके और पाकिस्तान को जो है वो एहसास दिलाया जा सके कि वो यहाँ तो तबाही कर रहा है, लेकिन उसका शिकार खुद भी है। लेकिन जब जहाँ एफर्ट हुए, तो लाहौर में वाजपेयी जी गए तो करगिल युद्ध किया पाकिस्तान ने, मोदी जी बिन बुलाए गए और उसके बाद पठानकोट से लेकर के उड़ी तक उन्होंने छलनी कर दिया। हमने तो हमेशा, कांग्रेस ने भी ये कोशिश की, लेकिन हम उस हद तक नहीं गए। मनमोहन सिंह जी ने भी एफर्ट की, तो इसलिए इरफान साहब को भी एहसास होना चाहिए कौन खिलाफ है बातचीत के खिलाफ, कौन नहीं चाहता कि पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते हों, लेकिन एक शरारती पड़ोसी जो जख्म कोशिश ऐसा कहना है। देखिए, मानना भी है ये कि कई बार कोशिशें पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। मुकम्मल करने दीजिए, मेरी बात को मुकम्मल करने दीजिए। मैंने कहा कि ये मौजूदा सरकार ने तय करना है। मोदी जी तो 56 इंच सीने की बात करते थे पाकिस्तान के बारे में, चाइना के बारे में, लेकिन उसका नतीजा भी तो यही निकला और फिर वो दोस्ती बढ़ाने भी गए। हमने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद नतीजा नहीं निकला। इसलिए इरफान साहब का अगर कोई राब्ता चलता है, वी आर नेवर अगेंस्ट डायलॉग। हम तो कांग्रेस पार्टी तो डायलॉग पे इंटरनल डायलॉग हो,
जब बाइलैटरल डायलॉग हो ओके। उस पर कभी वक्त की विरोध बात नहीं कमी रही, है। लेकिन उसके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर तैयार होना चाहिए। ठीक है। माकूल वक्त, माकूल वातावरण पाकिस्तान को तैयार करना है। ठीक है, ये भारत की कोशिश नहीं बल्कि पाकिस्तान को इस हवाले से वातावरण, वैसा माहौल तैयार करने की जरूरत है। इरफान हफीज लोन साहब, आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन जावेद बेग साहब कुछ कहना चाहते हैं। जावेद साहब, भारत की तरफ से कई बार कोशिशें की गई पाकिस्तान से बातचीत करने की, और बातचीत की वकालत हमेशा होती रही है, लेकिन वो पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, तो उससे क्या बात करनी चाहिए या नहीं, जैसे कि अभी रवीन साहब भी कह रहे थे? देखिए, हमारे मुल्क की तो ये स्टेट पॉलिसी रही है कि हम हमेशा हमारे पड़ोसियों के बारे में सही सोचते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पड़ोसी हमारे साथ साथ तरक्की करे, लेकिन अब जब पड़ोसी ने ये मन बनाया है कि वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता हो, पड़ोसी ने ये मन बनाया है, पड़ोसी ने ये स्टेट पॉलिसी रखी हो, वहां कैसे आप इनिशिएट कर सकते हैं कोई डायलॉग? मुझे बताइए। यहाँ दो घरों के बीच में, दो इंसानों के बीच में भी कोई डिफरेंस होती है। दैट डजंट मीन आप उस घर के, उस परिवार के लोगों को मारेंगे तब एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग हो। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। टेररिज्म एंड डायलॉग कैन नॉट गो टुगेदर। टेररिज्म और डायलॉग एक साथ नहीं हो सकते। इरफान हफीज साहब, देखिए कई सारे वक्ता इस डिबेट में शामिल हैं, उनकी बातें आपने सुनी। आप डायलॉग, जाहिर सी बात है, बातचीत हर मसले का हल है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो बातचीत उनसे कैसे करें जब वो टेररिज्म पर आमादा है? देखिए सना जी, मैं नहीं कह रहा हूं, हिस्ट्री विटनेस टू द फैक्ट, कोई भी मसला हो, वायलेंस का हो, अगर कहीं वॉर हो जाता है उसके बाद जब नहीं, तो यही बात तो यहाँ पर रखी जा रही है। हम सब जानते हैं अगर किसी के साथ कुछ मसला है तो उससे बात किया जाए, लेकिन जब बातचीत का माहौल बनाया जाता है उसके बाद नया कुछ ना कुछ हो जाता है। तो रवीन जी वही कह रहे थे कि बातचीत करने के लिए तो कदम भारत ने कई बार बढ़ाया, तो उनसे क्या बातचीत की जाए? देखिए डायलॉग लीड्स टू रेजोल्यूशन। हमारे पास क्या है, हमने 30 साल यहां पर देखा, सिविलियंस भी मारे गए, मैन इन यूनिफॉर्म भी मारे गए। जो अभी आप कह रहे हैं कि भाई पुलिस की कामयाबी, ये तो ऑर्डर ऑफ डे है, इस पे तो चर्चा ही होनी चाहिए, क्योंकि मैं पिछले 32 ईयर से ये सब देख रहा हूं। क्या हम यहां पर शांति ला पाए? क्या कश्मीरी पंडित नहीं मारे गए? क्या वो यहां पर वापस आए? अनसर्टेनिटी है, फियर है, क्योस है, लोग मुसीबत में मुब्तला है। कामयाबी नहीं कहें क्या? जब वाजपेयी जी ने बात की, जब मनमोहन सिंह जी ने बात की, जब वाजपेयी जी लाहौर गए, अभी यहाँ पर ये बंदूक था, लेकिन उन्होंने बातचीत को एक मौका दिया। कामयाबी तभी होती जब इस तरह के धमाके ना होते। अत्री साहब, अशोक कुमार अत्री साहब, मैं आपका लास्ट रिमार्क चाहूंगी, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो ठीक है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है, और बड़ी देर से 89 से वो कर रहा है, लेकिन मैं की बात कहना चाहता हूं। इरफान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम तक 1 मिनट चुप हो जाए, 1 मिनट बात सुन ले हम अत्री साहब की, जल्दी। मैं एक बात हट के कहना चाहता हूं, वो बात ये है कि यहाँ का जो यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और मैं बता दूं कि 2014 से पहले 6.63 अनएम्प्लॉयमेंट थी, जो आज 24.5% पे पहुंच गई है, शायद हाईएस्ट द कंट्री है जी। तो यूथ को जो है आप इन्वॉल्व करिए, उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करिए, वो भी एक सोल्यूशन है इस टेररिज्म का। तो एक सोल्यूशन, एक पहलू बता रहे हैं फॉर्मर डीआईजी, जिनके हाथों में जम्मू कश्मीर की कमान रही है, उन्होंने पूरे सिस्टम को भी एक वक्त तक संभाला। उनका ये कहना है कि जब बेरोजगारी बढ़ती है तो जो यूथ होते हैं वो कहीं ना कहीं वर्गला जाते हैं, उन्हें वर्गलाया जा सकता है आसानी से, इसलिए जम्मू कश्मीर की जो प्रशासन है, इंतजामिया है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए और बेरोजगारी को दूर करना चाहिए। ये एक मशवरा दिया है अशोक कुमार अत्री साहब ने। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इरफान हफीज साहब आपका, और जावेद बेग साहब आपका, साथ ही साथ अत्री साहब आपका, रविंद्र शर्मा जी आपका, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए और अपने अपने स्टैंड को रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ दीजिए इजाजत। प्राइम डिबेट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।